नमस्कार प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों। चलिए आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आगे बात करते हैं और आज देखते हैं इसके आगे परमाणु संरचना में क्या क्या आता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये परमाणु की संरचना का चित्र है जिसमें आपको ये भाग कैसा दिख रहा है ना, नाभिक वाला, ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं उसके चारों तरफ। पिछले लेक्चर, तीसरे लेक्चर में आपको न्यूट्रॉन तक पढ़ाया गया था, तो यहाँ पर मैं आपको न्यूट्रॉन की विशेषताएं बता देता हूँ। देखिए क्या है कि इन्हें सामान्यतया n से तथा नाभिकीय अपक्रियाओं में 0n1 से व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ जब सामान्यता नाम लिखेंगे तो n से, जब नाभिकीय अपक्रियाओं में प्रदर्शित करना होगा तो इससे प्रदर्शित करेंगे। फिर है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता, ना धन होता है ना ऋण होता है। जब कोई आवेश नहीं होगा तो कैसा होगा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और ये उदासीनता के कारण न तो ये विद्युत क्षेत्र में न चुंबकीय क्षेत्र में, जब उस पर कोई आवेश नहीं है तो वो कहीं नहीं मुड़ेगा, यानी विक्षेपित नहीं होता, ना ही विद्युत क्षेत्र में और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में। इसका द्रव्यमान देखिएगा, द्रव्यमान होता है 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर ग्राम में है तो ये यूनिट होगी, अगर किलोग्राम में है तो जानते हैं ग्राम का 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 जीरो और जोड़ देंगे तो 24×3=27। ठीक। अगर न्यूट्रॉन के लिए E/m का मान 0 होता है, मैंने आपको पीछे वाले में लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना, कि E/m कैसे निकाला जाता है और क्या होता है ये। तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों के साथ ही न्यूट्रॉन रहते हैं। कहाँ पे, नाभिक में। न्यूट्रॉन की त्रिज्या 10⁻⁻13, ठीक है, न्यूट्रॉन की त्रिज्या कितनी होगी, 10⁻⁻13 मीटर होती है। ठीक। हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर मैंने बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर सभी नाभिक में न्यूट्रॉन विद्यमान होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु में के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर। यह अस्थायी कण है, ठीक है, और जिसकी अर्धायु 17 मिनट होती है, हाफ लाइफ 17 मिनट। ठीक, इसकी अर्धायु 17 मिनट होती है। इसका उपयोग, देखिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है यहाँ से। इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान और जीव विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहे आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से संबंधित परिभाषाएं, विशेषताएं। अब कुछ अस्थायी कण होते हैं जो नाभिक में पाए जाते हैं। उन अस्थायी कणों में देखिए जैसा है कि पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। ये पूछा जाता है कंपटीशन में। ठीक है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन। ठीक, यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिट्रॉन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। एंटी पार्टिकल मतलब उसका प्रतिकण। ये देखिए इसे +1 E0 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका एंटी कण है और एंटी कण है तो इसका जो द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसका चक्रण इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, यूं घूमता है, तो ये कैसा घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 गामा फोटॉन का निर्माण करते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूट्रॉनों पर। ठीक है, न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो, इनकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। तो देखिए ये द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण है, ना तो इन पर कोई द्रव्यमान होता है और ना ही आवेश होता है। तो अगर ऐसा पूछा जाए या कभी प्रश्न बने कि निम्न में से किसमें आवेश और द्रव्यमान दोनों नहीं होते, तो आपका है न्यूट्रिनो। इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, इसी का एंटी पार्टिकल, इसे एंटी शब्द लगा देंगे तो एंटी न्यूट्रिनो इसका एंटी पार्टिकल होता है और इसे न्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे पाई मेसान, इसकी खोज युकावा ने की थी, ये भी पूछा जाता है। 1935 में पाई मेसान की खोज युकावा ने की थी।
इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। कुछ किताबों में इसमें 270 लिखा होगा, लेकिन अपडेटेड बुक्स जो है अभी नई, उनमें 274 गुना, यानी कि और खोज करने बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का कितना होता है, 274 गुना। या 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए बनता है, यानी बहुत ही कम समय के लिए, कम क्या कहेंगे कि सूक्ष्म समय के लिए बनता है और फिर नष्ट हो जाता है। कहाँ नष्ट होगा, वहीं सब नाभिक में, ठीक है। या इसे ये जो है पाई पॉजिटिव, पाई निगेटिव या पाई नॉट, यानी उदासीन पाई मेसान के रूप में 3 प्रकार का होता है। फोटान के बारे में देखिए, फोटान क्या होता है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना। जब प्रकाश चलता है तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, जो प्रकाश की गति से चलते हैं। और ये जो पैकेट होते हैं किसके वेग से चलते हैं, प्रकाश की गति। आपको प्रकाश की गति पता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो फोटान होते हैं वो भी क्या, प्रकाश की गति से चलते हैं। और किंतु इनका जो विराम द्रव्यमान होता है, अगर ये कहीं एक जगह रुके हैं तब ये इनका द्रव्यमान 0 होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण फोटान के गति करने से। जब फोटान चलते हैं तेजी से तो क्या बनती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती हैं। क्वार्क क्या है देखिए, ये जैसे जो चार्ज होता है, आवेश या धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक में होगा, लेकिन कुछ तत्वों में क्या होता है, भिन्नात्मक आवेश होता है, यानी हाफ पार्शियल चार्ज उसे बोलते हैं। जैसे कि मान लो 1/2, या जैसे मैंने कहा कि क्लोरीन, और उस पर मैंने रेडिकल्स ऐसे लगा दिया, तो ये क्या होंगे कि पार्शियल चार्ज होंगे। इन पर भिन्नात्मक आवेश होता है, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने होते हैं, या इनके और भी कणों से, ठीक है, जो प्रतिपरमाणविक कण होते हैं उनसे नहीं बने होते हैं। बोसान वे कण होते हैं जिनके घूर्णनों की संख्या पूर्णांक होती है, यानी इनका जो रोटेशन होता है वो रोटेशन कैसा होगा, पूरी पूर्णांक संख्या होगी, यानी 1 2 3 4 5, यानी अगर राउंड करेंगे तो ऐसा नहीं कि आधे स्पिन करेंगे तो पूरा स्पिन करेंगे, और जैसे पूरा स्पिन करेंगे तो ये कण क्या हो जाएंगे, बोसान नाम से हो जाने। इनको मेसान प्लस फोटान को, अगर जैसे पाई मेसान मैंने बताया ना पीछे, पाई मेसान और फोटान, इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं, बोसान, ठीक। आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, नाभिक। देखिए नाभिक क्या है, ये परमाणु का हाईली डेंस केंद्रीय भाग होता है, उच्च घनत्व वाला केंद्रीय भाग होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, यानी संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर निहित होता है, नाभिक पे, ठीक। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻14 मीटर, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻14 मीटर होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, 10⁻10 मीटर होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नाभिक का घनत्व 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, देखिएगा, ये जो यहाँ पर वर्ड कहा गया है कि नाभिक जो है ना, नाभिक की त्रिज्या क्या है, 10⁻14, और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10, तो इसमें परमाणु की त्रिज्या बड़ी होगी, ठीक है, और नाभिक की त्रिज्या छोटी होगी। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ इसको आपको। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये नाभिक है, ये जो इतना भाग है इतने से, ठीक है, इधर का ये मैंने बनाया ना, इतना भाग क्या है, ये नाभिक की त्रिज्या है 10⁻14, और जब नाभिक से लेकर बाहरी कोश तक पूरी डिस्टेंस ली जाएगी तब वो परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी। तो 2 तरह की त्रिज्या होंगी एटम में, एक नाभिक की त्रिज्या और एक परमाणु की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या केवल नाभिक से पहले कोश तक होगी, परमाणु की त्रिज्या नाभिक से लेकर आखिरी कोश तक होगी। जैसे देखो KLMN लिखा है ना, तो यहाँ अगर हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर N तक, ठीक, ये होगी परमाणु की त्रिज्या। और अगर हम यहीं तक लें, यहाँ तक, ठीक है, ये, तो ये क्या होगी, ये होगी नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। नाभिक का स्थायित्व देखिए, ये नाभिक का जो स्थायित्व होता है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात पर। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात बराबर है, इक्वल है, 1:1, यानी 1 और 1 के अनुपात में है, तो वो सबसे अधिक स्थायी नाभिक होता है। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक स्थायी नाभिक होता है। जैसे ही न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, नाभिक का स्थायित्व घटता जाएगा। जब यह अनुपात 1:5, यानी
प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अनुपात 1.5 से अधिक हो जाएगा तो उस समय यह नाभिक कैसा हो जाएगा? रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलना शुरू हो जाती हैं या निकलती रहती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ, और उनका यह गुण रेडियो एक्टिविटा कहलाता है। तो जैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अनुपात 1.5 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? वो तत्व क्या करेगा? उसके नाभिक जो है वो नाभिक उसका रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो नाभिक का स्थायित्व डिपेंड करता है किस पर? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20, प्रोटॉनों की संख्या 20 और न्यूट्रॉनों की संख्या 20। तो हमें रेशियो निकालना केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो देखिए प्रोटॉन अनुपात न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो प्रोटॉन भी 20, न्यूट्रॉन भी 20, कैंसिल हो जाएंगे, 20 से कम 20 यानी 1:1। यानी इस तरह का जो नाभिक होगा वो अधिक स्थायी होगा। किसकी तुलना में? आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम का दिखाएगा। सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या 12। तो अब इसका अनुपात 1:1 तो है नहीं, यानी 1:1 न होकर 1:1 इससे कुछ ज़्यादा हो गया होगा। यानी ये ऐसा तत्व है जिसका नाभिक क्या है? कम स्थायी है तुलना में कैल्शियम के। ठीक, आते हैं नाभिकीय बल की बात की जाए। नाभिकीय बल देखिए, नाभिक में उपस्थित कणों को बांधे रखने और उनके स्थायित्व प्रदान करने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। यानी जो नाभिक में कण होते हैं जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मेसान, पॉजिट्रॉन या इस तरह के जो एंटी कण होते हैं, उन कणों को आपस में जो बांधे होते हैं, उस बांधे हुए बल को हम लोग का जो बंधा होता है जिस बल से, उस बल ही का नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो न्यूक्लियर फोर्स किसको प्रदान करता है? नाभिक के स्थायित्व को, स्टेबिलिटी कौन प्रदान करता है? न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें देखिए प्रोटॉन के मध्य समान प्रकृति का धनावेश होने के कारण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, और चूंकि नाभिक में आपने पढ़ चुका है, नाभिक आप पढ़ ही चुके हैं और उसमें ये भी जान चुके हैं कैसा होगा। जब ये देखेंगे चक्कर लगाते हुए, ऑर्बिटल्स बाहर हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों का रिपल्सन क्या हो जाता है? शून्य होता है, और इस तरह से नाभिक स्थायी हो जाता है। ठीक है, आगे करते हैं बात द्रव्यमान क्षति की। द्रव्यमान क्षति माने होता है नुकसान होना। देखिए द्रव्यमान क्षति माने क्या होगा? नुकसान होना। और किसका नुकसान हो? मास का, यानी द्रव्यमान का। तो किसी नाभिक किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में अलग अलग योग से कम होता है। कहने का ये मतलब है कि अगर दो नाभिक हैं, ठीक है, नाभिक है और नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अलग अलग योग किया जाए तो उनसे भी कम निकलेगा द्रव्यमान। क्योंकि जब प्रोटॉन का जब द्रव्यमान का क्षति होती है तो जैसे ही उसमें नाभिक या परमाणु का निर्माण होता है तो परमाणुओं के आपस में जुड़ने से एनर्जी व्यय होती है। जो एनर्जी का लॉस होता है उसी को हम लोग द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। ये नाभिक का निर्माण करने में कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है जो ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किससे निकालते हैं? E = mc²। अगर E = mc² से ज्ञात किया जाता है तो यहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान में हुई क्षति, c प्रकाश का वेग, और आप जानते हो E क्या होगा? एनर्जी। ठीक, बात की जाए परमाणु क्रमांक की, तो देखिए परमाणु क्रमांक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रसायन विज्ञान की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहीं से शुरुआत हो रही है आपकी। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए परमाणु क्रमांक क्या कहा गया? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी आप ये सीधे सीधे समझ लीजिए कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या। जितने भी किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे वही उसकी परमाणु क्रमांक संख्या होगी। इसको अलग ढंग से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का धनावेशित नाभिकीय आवेश। अब बात तो वही हुई, देखिए धनावेश, धनात्मक नाभिकीय आवेश का मतलब क्या हुआ? नाभिकीय आवेश यानी नाभिक में आवेश कौन? प्रोटॉन, और वो कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो उनकी इकाइयों यानी उनकी जितनी यूनिट होती है, जितनी उनकी संख्या होती है, उसी को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं।
चाहे ये बात कहें चाहे वो बात कहें, बात दोनों की एक ही है। कुल मिला के आपको नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं और इसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए एक फार्मूला है इसका कि परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कहने के मतलब कि जो जेड है, अगर हमें जेड पता हो जाए, परमाणु क्रमांक पता हो जाए, तो हम उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या भी बता सकते हैं और उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बता सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि Z इक्वल टू पी प्लस बराबर ई माइनस। कहने का मतलब परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी तत्व में अगर परमाणु क्रमांक मान लो दिया है, सपोज करो परमाणु क्रमांक 10 है, तो उसमें प्रोटॉन भी 10 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे, यानी तीनों ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, इनकी कुछ विशेषताएं हैं परमाणु क्रमांक में। देखिए ये कहा गया है कि किन्हीं दो तत्वों का परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक पर। तो किन्हीं दो तत्वों का परमाणु क्रमांक एक समान नहीं होता, यानी हर तत्व का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। फिर कहा गया है कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर केवल उदासीन परमाणु में होते हैं। देखिए ये इस लाइन का मतलब ये है कि जो परमाणु क्रमांक है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर केवल तब होंगे जब परमाणु कैसा होगा, उदासीन। अगर वो आवेशित हो गया, उस पर आवेश आ गया, जैसे सोडियम पर मैंने प्लस चार्ज लगा दिया, तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर परमाणु क्रमांक में यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 ही बची। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या तभी बराबर हो सकती है जब परमाणु उदासीन हो, तभी परमाणु क्रमांक की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है। परमाणु क्रमांक किसी तत्व का मौलिक गुण होता है, यह बताया जा चुका है, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग इनके भौतिक और रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं। मोजले ने इसके बारे में किसने बताया था? मोजले ने तत्वों को जब एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम करा तो स्पेक्ट्रम के द्वारा परमाणु क्रमांक के मान को ज्ञात किया। तो प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको केवल न्यूट्रॉन और कुछ उनके नाभिक में पाए जाने वाले एंटी कणों के बारे में बताया गया। आगे अब हम लोग इसके आगे जितने भी वीडियो हैं पार्ट 1, 2, 3 करके तो आपको परमाणु से संबंधित सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपको रसायन विज्ञान का डर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।